दिस इज हिस्ट्री की केमिस्ट्री बाय अक्षय बिश्नोई और आज का हमारा टॉपिक है द नियोलिथिक पीरियड। अब ह्यूमन हिस्ट्री को समझने के लिए पूरे बड़ी अनरिटन अलिखित ह्यूमन हिस्ट्री जो थी उसको समझने के लिए 3 भागों में डिवाइड किया गया था, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। और उस कड़ी में हम आ चुके हैं आज नियोलिथिक पीरियड पर। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। अब पत्थर युग को या कह सकते हैं हम इंसानी इतिहास के उस दौर को समझने के लिए तो 3 भागों में डिवाइड किया गया था। उसी तरीके से जियोलॉजिकल या कह लें क्लाइमेट के आधार पर जिन भागों में डिवाइड किया जाता है, हमारी बीत गए समय को, अर्थ की उम्र देखा जाए तो 400 करोड़ साल है। अब उसमें अगर हम छोटे से हिस्से की बात करें तो क्रस्ट के जो ऊपरले 2 हिस्से हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया था, 2 एजेस में डिवाइड किया था जियोलॉजिकल एजेस में, प्लिस्टोसीन एंड होलोसीन। ज्यादातर जो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक का पार्ट था या मोस्टली पैलियोलिथिक के जो 3 पार्ट थे, लोअर, मिडल और अपर, वो कोइंसाइड करते हैं प्लिस्टोसीन पीरियड के साथ। अब प्लिस्टोसीन पीरियड में आइस एज थी, ठंडा वातावरण था। लेकिन होलोसीन एज जो कि 10,000 बीसी, आज से आप कह लो कि 8,000 बीसी के राउंड या आज से 10,000 साल पहले के राउंड वो शुरू हुई। आज जैसा ही वातावरण था काफी हद तक, उसके बाद कोई बड़ा बदलाव धरती के वातावरण में नहीं आया है। अब उस एज के साथ हमारे 2 एज शुरू होते हैं, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब मेसोलिथिक में 2 इंसान ने नई डेवलपमेंट्स कर ली थी, वो थी माइक्रोलिथ्स यानी कि स्मॉल स्टोन टेक्नोलॉजी, छोटे पत्थरों से काम लेना, और एनिमल डोमेस्टिकेशन, पशुपालन करना शुरू कर चुका था वो मेसोलिथिक एज में। अब आते हैं हम अगले पड़ाव पर जो है नियोलिथिक पीरियड। इस वर्ड पे फोकस कीजिए, नियो एंड लिथिक। नियो का मतलब न्यू, लिथिक का मतलब स्टोन, पत्थर, यानी कि पत्थर की बात हो रही है, पत्थर से काम लिया जा रहा है। अगर इस टर्म की बात करें तो इसको जॉन लुबक ने कॉइन किया था, जॉन लुबक द्वारा दी गई थी। और इसी नियोलिथिक के साथ क्या होता है कि गॉर्डन चाइल्ड नाम के एक रिसर्चर होते हैं जो अपनी किताब मैन मेक्स हिमसेल्फ में गॉर्डन चाइल्ड एक वर्ड यूज करते हैं, द नियोलिथिक रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन यानी कि क्रांतिकारी, क्रांति, उस क्रांति का शब्द तब यूज होता है जब कोई वाकई ही एक बड़ा चेंज आया है, बड़ा बदलाव आया है, जिससे हमारी सभ्यता बनने की शुरुआत होगी। पत्थर का युग, पत्थरों की टेक्नोलॉजी सुधरती सुधरती आ चुकी है 7,000 से 4,000 बीसी, जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में नियोलिथिक का पीरियड है। अब ये वर्ड नियोलिथिक रेवोल्यूशन यूज किया तो ये रेवोल्यूशनरी क्यों था ये एज, उस पे आते हैं हम। वो आप देखिए कि इस दौरान इंसान ने खेती करने की शुरुआत की। इंसान अब फूड प्रोड्यूसर बन चुका है। पहले था शिकारी, खानाबदोश, गुफाओं में रहने वाला, फिर उसने एनिमल डोमेस्टिकेट किया मेसोलिथिक तक आते आते, लेकिन अब नियोलिथिक तक आते आते वो खुद खेती करने लग चुका है। अब प्रोड्यूसर बन चुका है वो। पहले कंज्यूमर था, अब प्रोड्यूसर भी बन चुका है और उसने खेती की शुरुआत की। खेती में अगर बात करें तो रागी, कुल्था, कॉटन यानी कि नरमा, कणक, जौ, बार्ले जिसको कहते हैं, और कहीं कहीं चावल के भी साक्ष्य मिलते हैं जैसे कि चौपानी मांडो से। अब ये खेती करने की शुरुआत इंसान ने कर दी है नियोलिथिक एज में। अब जब खेती करेगा, जब वो एक प्रोड्यूस करेगा, कुछ उत्पादन करेगा, तो उसको रखने के लिए भी उसको जरूरत महसूस होगी। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो वो क्या करता है, घड़ा बनाता है। हैंड पोट्री की शुरुआत होती है, जो कि इसमें दूसरा रेवोल्यूशनरी स्टेप था, हैंड पोट्री, या आप कह सकते हैं उसको बाद में पहिए की तकनीक से भी बनाने लगा वो कुम्हार। ये कह सकते हैं कि ये जो दौर था इसमें इंसान ने घड़े बनाने की शुरुआत की। पोट्री फर्स्ट अपीयर्ड इन नियोलिथिक फेज। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हुई कि अब वो खाने के लिए, खाने को स्टोर करने के लिए और पीने के लिए, इन सब चीज में घड़े का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। अब अगर देखें तो घड़ों की अगर बात करें तो काला, ग्रे और मैट कलर के घड़े है जो वो इस दौर में इस्तेमाल होते थे। अब उससे आगे की बात करें, अब खेती कर ली, खाने वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एक इंसान को आपस में कह सकते हैं कि रहना शुरू हुआ, एक दूसरे के साथ मिलके ही खेती होगी। और जब एक प्रोड्यूस हो गया तो वो एक घुमक्कड़ जिंदगी, जो फूड गैदरर्स की जिंदगी थी, कहीं भी जा रहा है, किसी गुफा की, नई गुफा की तलाश में, नए जंगल की तलाश में, वो समाप्त सी होने लगी। लोग एक जगह स्थापित होकर रहने लगे, एक जमीन पर खेती सी करने लगे, जिससे अगला हमारा रेवोल्यूशनरी स्टेप जो इस एज में हुआ वो था स्टेबल रस्टिक लाइफ, यानी कि इंसान ने घर बनाने की शुरुआत की, गांव बसाने शुरू किए। घर बनाने की शुरुआत, ये भी एक बड़ी चीज थी। इससे पहले गुफाओं में रह रहा है और यहां घर बनाने की शुरुआत की। जो बनते किससे थे?
मड और रीड से, यानी कि कच्चे घर बनते थे, जैसे आपको अभी भी कहीं राजस्थान वगैरह में या अफ्रीका के कुछ देशों में देखने को मिल जाते हैं। उस टेक्निक से बनाए जाते थे। ऊपर भूसे की तरह एक छत बनाई जाती थी और नीचे कच्ची दीवारें। लेकिन मेहरगढ़ में कुछ ईंटों के भी सबूत मिलते हैं जहां ईंटों का भी इस्तेमाल हुआ था। कह सकते हैं आपकी कच्ची ईंटों का बिट बेटर टेक्नोलॉजी देन दी अदर प्लेसेस। अब अगर बात करें, गांव बस गए, खेती हो गई, खान पान का हो गया, तो अब उसके बाद आ जाता है इंसान ने लेट नियोलिथिक पीरियड के आते आते इस एज में आगे तरक्की करते हुए नाव बनाने की कला सीखी, कपड़ा सीलने के भी सबूत मिलते हैं। और उसके साथ साथ जब एक जगह बस गए तो आपस में बातचीत होगी तो थोड़ी लैंग्वेज डेवलप होती है, लिखने की भी कोशिशें मिलती हैं, राइटिंग के भी डेवलपमेंट लेट नियोलिथिक पीरियड में कही जाती है। तो अब इन सब चीजों को देखते हुए नियोलिथिक फेज को नियोलिथिक रेवोल्यूशन का वर्ड दिया था गॉर्डन चाइल्ड ने, और ये वाकई क्रांतिकारी थी। एक बड़ा कदम लिया गया था मानवीय सभ्यता के द्वारा। मानवीय सभ्यता ने यहाँ एक बिग फेथ ऑफ लीप ली थी, एक बड़ा स्टेप लिया था, जिसमें आप समझ सकते हैं कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में अब आ जाते हैं हम उन जगहों पर जहां नियोलिथिक फेज भारत के कॉन्टेक्स्ट में, भारत के उपक्ष में वो जगहें जहां पर हमें याद रखने की जरूरत है। अब जैसे हमने ये क्रांतिकारी स्टेप्स आपको बताए, लेकिन ये क्रांतिकारी स्टेप्स इनके कहां से हमें साक्ष्य मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, वो जगह भारत में कहां है, उनकी बात कर लेते हैं। अब उनकी बात करें तो सबसे पहले और स्थान जो आता है हमारे दिमाग में वो है मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान में है, जो आज पाकिस्तान के अंदर है। मेहरगढ़ आप समझ लीजिए कि मैंने आपको घरों वाली जगह इसका जिक्र किया था कि घर वहां बेहतर बनते थे, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर टाइप घर मिलते हैं वहां, और उसी के साथ साथ वहां कॉटन की यानी कि नरमे की, कणक की, जौ की, इन खेतियों के सबूत मिलते हैं। और ये भारत के इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने खेती के साक्ष्य हैं। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट बलूचिस्तान के प्लेस मेहरगढ़ में 7000 BC यानी 7000 ईसा पूर्व के ये हमें साक्ष्य मिलते हैं। अब इससे अलावा मेहरगढ़ में क्या है कि इसके अलावा भी हमें मेहरगढ़ में एक बकरी अपने मालिक के साथ दफनाई गई हुई मिलती है, और एक भैंस के भी साक्ष्य मिलते हैं जो एनिमल डोमेस्टिकेशन का सबूत है, और ग्रेनरी जहां स्टोर किया जाता था, अगर फसल होगी, उत्पादन होगा तो उसे स्टोर किया जाएगा, तो एक ग्रेनरी के सबूत भी मिलते हैं मेहरगढ़ से। अगले प्लेस की बात करें तो हम चल सकते हैं यहां मेहरगढ़ से हम बलूचिस्तान से, मतलब एक आप आइडिया लगा सकते हैं इस नक्शे से कि ये जैसे अनडिवाइडेड इंडिया का भारत का नक्शा है। हम चलेंगे कश्मीर। अब कश्मीर में नॉर्थ में, श्रीनगर से नॉर्थ में ब्रुजहोम, और आज के श्रीनगर से 30 से 40 किलोमीटर साउथ वेस्ट में गुफकराल की जगह है। बुर्जहोम की बात करें तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है प्लेस ऑफ बर्च ट्री। इसको फाइंड आउट किया गया था HD टेरा और TT पैटरसन, डिस्कवर्ड किया गया था। ये प्लेस वहीं था, लेकिन समय के दौरान परतों में धूमिल हो गया, तो इसकी खोज की गई थी इन दो शख्स के द्वारा। खैर आगे बढ़ते हुए प्लेस ऑफ बर्च ट्री कहलाता है। और यहां पर खास बात यह थी कि यहां पर कुत्तों को अपने मालिक के साथ दफनाया जाता था। ये कहीं भी किसी और नियोलिथिक प्लेस में, किसी भी नवपशान स्थान पर भारत में नहीं मिला है जो बुर्जहोम में मिला है। अब इससे आगे बढ़ते हुए यहां पर पोट्री घड़े बनाए जाते थे, जिसमें एक घड़े पर आप कह सकते हैं कि एक सींग वाले देवता की तस्वीर भी मिलती है, एक सींग वाले देवता की तस्वीर भी मिलती है। ये फैक्ट्स है, मतलब आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर रहेंगे तो ये फैक्ट शायद स्टिक कर जाएंगे और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं गुफकराल। गुफकराल का तो शाब्दिक अर्थ ही है कुम्हार की गुफा। कुम्हार की गुफा यानी कि पोट्री बनाने का काम सीधा यहां से आ रहा है, तो पोट्री तो थी। उसके अलावा अब कश्मीर ठंडा इलाका है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि होलोसीन एज चल रही है, जिसमें सेम सा ही तब जो वातावरण था वो आज भी वैसा सही है। तो कश्मीर आज भी ठंडा है, उस जमाने में भी ठंडा इलाका रहा होगा। तो कश्मीर में पिट ड्वेलिंग्स बना कर रहते थे। पिट ड्वेलिंग्स है कि जमीन में खुदाई कर कर एक प्रकार का गर्तवास बनाया जाता था, उसके ऊपर आप समझ लीजिए कि छत लगाई जाती होगी और उसके अंदर रहा जाता था। तो पिट ड्वेलिंग्स के साथ साथ यहां पर हमें जो बाद के अंदर सबूत मिलते हैं वो आटा चक्की के भी मिलते हैं, कणक पिसाई के सबूत भी मिलते हैं गुफकराल से, और उसके साथ साथ तांबे की हेयर पिन और हड्डियों के औजार भी
कश्मीर से पाए जाते हैं नियोलिथिक प्लेस में। लेकिन अब नियोलिथिक प्लेस में हड्डियों के औजार की बात करें तो हड्डियों के औजार हमें मिलते हैं चिरांद। सबसे ज्यादा नियोलिथिक प्लेस में हमें चिरांद नाम, जो बिहार में है, चिरांद नाम की जगह है, वहां से हमें हड्डियों के बहुत सारे औजार मिलते हैं सबसे ज्यादा, ये बिहार में। और ये एक मात्र प्लेस, आपसे ये क्वेश्चन कई बार किया जा सकता है कि कौन सा नियोलिथिक प्लेस है जहां आप 4 नदियों के संगम पर स्थित है। गंगा, सोन, गंडक, घाघरा, इन चारों नदियों के संगम पर स्थित है जो नियोलिथिक नवपाषाण युग है का स्थान है, वो चिरांद है। अब उससे आगे बढ़ते हैं हम तो चौपानी मांडो का जिक्र आ जाता है। अब चौपानी मांडो में खास बात यह है कि ये पोट्री का, जैसा कि मैंने कहा था नियोलिथिक फेज में पोट्री, घड़े बनाने की शुरुआत इंसान ने की थी, तो पोट्री का ओल्डेस्ट एविडेंस अगर किसी स्थान से मिलता है तो वो आपको चौपानी मांडो से मिलता है। चौपानी मांडो के बाद अगर हम बात करें तो कोल्डी हवा का जिक्र आता है, जो यूपी में और बिहार, ईस्टर्न यूपी में और बिहार के पास है। कोल्डी हवा में हमें चावल के साक्ष्य भी मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको फसलों के टाइम कहा था कि कहीं कहीं चावल के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो ये गंगा घाटी की तरफ चावल के साक्ष्य मिलते हैं कोल्डी हवा में। उससे आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं कि जो चौपानी मांडो स्थान था, महगरा में आपको गौशाला का सबूत मिलता है। ये कोल्डी हवा के पास का स्थान है महगरा। अब महगरा में गौशाला मिलती है आपको, यानी कि काफी गाय इकट्ठी रहती होगी, मवेशियों का बाड़ा। अब मवेशियों के बाड़े से हम आपको ले चलते हैं साउथ में पिकलीहल, बिहार से सीधा कर्नाटक की तरफ पिकलीहल। पिकलीहल में भी मवेशी रहते थे, मवेशियों का बाड़ा था, जो लोग रखते थे, कैटल हर्डर होती थी। वहां पर वो उनका जो गोबर इकट्ठा हो जाता था, काउ डंग इकट्ठा हो गया वो फैलो का, उसको स्ट्रेस के साथ यानी कि भूसे के साथ रखकर आग लगा देते थे, जमीन क्लियर करते थे उपजाऊ करने के लिए एटसेट्रा। तो उससे ऐश माउंड बन गए थे। तो पिकलीहल में हमें ऐश माउंड मिलते हैं, राख के टीले मिलते हैं। ये भी एक नवपाषाण युग की स्थान है पिकलीहल कर्नाटका में। उसके अलावा कर्नाटका में मस्की, संगनकल्लू ऐसे स्थान भी मिलते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स थे। लेकिन बेसिकली अब दौर अभी भी लिथिक वर्ड यूज हो रहा है, यहां पे फोकस रखिएगा नियोलिथिक, कि हमने रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए हैं इंसान ने, लेकिन लिथिक अभी भी आप समझिए यूज हो रहा है। तो यानी कि पत्थर पे हैवीली रिलाई कर रहे हैं, अभी भी पत्थर से ही काम लिया जा रहा है बड़े स्तर पर, बड़े इलाकों में, और अभी भी पत्थर के औजार ही इस इंसान यूज कर रहा है। तो इसलिए इसको नियोलिथिक फेज कहा जाता है, जिसमें हमने उससे पिछले दौरों से डेवलपमेंट की, लेकिन अभी भी पत्थर का इस्तेमाल होता है। लिथिक वर्ड है तो यानी कि हम हैवीली रिलाई हैं पत्थर पर। और खेती की अभी शुरुआत की है हमने, खेती की हमने शुरुआत की है। तो इंसान अभी उतनी खेती नहीं कर पा रहा कि आप कह सकते हैं कि वो एकदम से समृद्ध हो गया, पहले से सुधार था, लेकिन खेती अभी भी वो पेट भरने योग्य खेती उसकी हो रही थी। और अभी इरिगेशन तो आप समझ लीजिए कैसी होगी, फ्लडेड इलाकों में यार थोड़े बहुत जहां नेचुरली पानी पहुंच रहा है, बरसात है, वहां वो खेती कर रहा था। तो ये नियोलिथिक फेज की एक आपको मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग दे दी गई है। अब इसके साथ मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ये 3 फेज थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पहले इंसान ने पत्थरों, और ये पत्थरों के लिथिक वर्ड है तो पत्थरों के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया, पत्थरों की टेक्नोलॉजी के आधार पर। और जैसे जैसे इंसान ने प्रजातियां आई तो 40,000 बीसी में आते होमोसेपियंस आ गई, पहले निएंडरथल, होमो इरेक्टस, और वो पीछे रह गई। वो उन प्रजातियों का भी साथ में एक दौर चला, वो एक अलग विषय है। अब अगर बात करें तो ये जो इसका सबसे न्यू फेज आता है नियोलिथिक, इसमें आते हम खेती करने लगे, हमने गांव बसा लिए, हमने घड़े बना लिए और नाव तक भी बनाई। तो उसके बाद हम आज कह सकते हैं कि इंसान इस फेज में आते आते, और बाद में तांबे की खोज होगी और कॉपर की खोज होगी, तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि इंसान एक सिविलाइजेशन के द्वार पर खड़ा है, उसके मुहाने पे खड़ा है नियोलिथिक फेज तक आते आते। और इससे आगे हमारी सिविलाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हम उसमें प्रवेश करते हैं, जो इन्हीं विलेज कल्चर का, जो ये गांव बसे थे मेहरगढ़, और यहाँ पर साउथ में सौथी कल्चर, जोरवे कल्चर, ये मेहरगढ़, ये गांवों के ही आगे एक डेवलप्ड वर्जन होगा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा। एनीवे, दिस इज इट, दिस इज नियोलिथिक पीरियड। तो अगर हम स्टोन एज की बात कर रहे हैं तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। पैलियोलिथिक जो प्लिस्टोसीन एज में था, आइस एज में था, तब इंसान पत्थरों को, बड़े पत्थरों से, रफ खुरदरे पत्थरों से काम ले रहा है, उससे पत्थरों को एक प्रकार का
फेंक के मारना या थोड़े बहुत उनके एजिस को काट रहा है, फिर वो होले होले उन एजिस को अच्छा से धार के साथ करने से फ्लेक्स से काम ले लेगा, तो हम कह सकते हैं कि एक मिडल पैलियोलिथिक एज आई। अब वो फ्लेक्स के बाद फ्लिंट इंडस्ट्री पर आ गया, जब छोटे पत्थरों को और ज्यादा अच्छे से आप कह सकते हैं कि उनको पॉलिश्ड किए जाने लगा, या एक प्रकार से दोनों तरफ धार बेटर, पीछे से बेटर, पिछले वाले से बेटर की गई, तो वो आ जाती है अपर पैलियोलिथिक एज। अब पैलियोलिथिक एज के बाद इंसान, जब प्लीस्टोसिन दौर खत्म हो गया, आइस एज चली गई, आज जैसा वातावरण हो गया, हेलोसिन एज आ गई अराउंड 8000 बीसी साल के आसपास, 10000 बीसी के आसपास, तब इंसान मेसोलिथिक एज में आता है। तब वो स्टोन के नई टेक्नोलॉजी माइक्रोलिथ यानी कि छोटे पत्थरों के साथ काम लेना शुरू करता है, जिससे वो एक मछली मारने वाला भाला या कह सकते हैं दंती सिक्कल टाइप की चीज और हार्पून और ये एरो जैसी चीजें बनाता है। उसके बाद वो एनिमल डोमेस्टिकेशन भी कर लेता है मेसोलिथिक एज में। इन दोनों के बाद वो पहुंचता है नियोलिथिक एज में। अब उसका फैसला कैसे होता है कि नियोलिथिक फेज में इंसान एक रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लेता है, जैसे खेती करना शुरू करता है और खेती को खाने पीने को स्टोर करने के लिए घड़े बनाता है, पोट्री आ गई, खेती हो गई, घर बनाने शुरू कर देता है, गांव बसाने शुरू कर देता है, विलेज कल्चर्स आ गए, विलेज कल्चर्स आएंगे, फिर वो बोट भी बनाता है और एक प्रकार का आपस में कुछ लैंग्वेज या एक साइन लैंग्वेज जैसा कुछ डेवलप होता है, जिससे राइटिंग करने की भी कोशिश की जाती है। और इस तरीके से इंसान पत्थर युग से चलता हुआ पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक से होता हुआ इंडस वैली के द्वार पर आकर खड़ा होता है, और इसी से आगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ जाते हैं। थैंक यू।